बहुत पुरानी बात है। एक बंदा चाइना जाता है, वहाँ उसे दिखता है कि स्मार्टफोन्स कौड़ियों के दाम में बन रहे हैं, तो वो वहाँ से फोन लाके इंडिया में बेचने लगता है। और ऐसे कर करके वो कंपनी इंडिया में सैमसंग को पीछे छोड़कर नंबर 1 और ग्लोबली 10th सबसे बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी बन जाती है। अब ऐसी ग्रोथ के बाद तो हर कोई यही सोचेगा कि दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग फ्रॉम इंडिया। लेकिन ऐसे कैसे? हम इंडियन बिना डिसअपॉइंट किए थोड़ी रह सकते हैं। ये कहानी थी माइक्रोमैक्स और राहुल शर्मा जी की। एक और कहानी सुनाता हूँ। HCL का नाम आपने शायद सुना होगा। अभी ये लोग IT सर्विसेज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन साल 2000 के आसपास इंडिया के अंदर जितने भी कॉलेजेस या कॉर्पोरेट ऑफिसेज हुआ करते थे, वहां पर हर जगह आपको HCL के ही कंप्यूटर्स मिलते थे। इसके बाद 2000 से 2008 तक इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई, लेकिन 2013 आते आते इनका मार्केट शेयर इंडिया में केवल 2.5% रह गया। 2007 में HCL इन्फो का शेयर मार्केट प्राइस लगभग 300 रुपए के आसपास था। वो आज 95% डाउन होकर 16-17 रुपए में मिल रहा है। अभी के जितने भी इंडियन स्मार्ट वॉचेस ब्रांड है, उनको उठा के देख लो, आज वो वही काम कर रहे हैं जो माइक्रोमैक्स कई साल पहले कर रहा था। इन सब ने नो वैल्यू ओनली प्रॉफिट मेकिंग स्कीम को अपना रखा है। इसके अलावा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को देख लो, दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन ऑनलाइन स्कैम के अंदर फ्लिपकार्ट बहुत आगे है। क्यों? क्योंकि वो एक एक्स इंडियन ब्रांड है। इंडिया अभी अभी जापान और यूके को छोड़कर दुनिया की 4th बिगेस्ट इकोनॉमी बना है। लेकिन अभी मैं जिस कैमरे से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो कंपनी जापान की है। जिस फोन में आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है, उस प्रोसेसर को बनाने वाली दुनिया की इकलौती कंपनी यूरोप में है। और जिस वेबसाइट पर आप ये देख रहे हो, वो US का है। तो मेरा सवाल बस इतना सा है कि जब हमारे पास इतना पैसा है, तो हमारे आसपास की टेक्नोलॉजी में हमें इंडियन टेक ब्रांड्स देखने को क्यों नहीं मिलते? अब मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। मैं ये नहीं कह रहा कि कल उठकर तुम गूगल, सैमसंग या एप्पल जैसी कंपनी बना दो। मैं ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट इंडिया जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके पास एक तो ऐसा टेक ब्रांड होना चाहिए जिसका नाम मैं दुनिया में कहीं पर भी जाकर लूं, तो वहां के लोगों ने एटलीस्ट उस ब्रांड के बारे में सुन रखा हो। HCL और माइक्रोमैक्स ये दोनों ये काम कर सकते थे, लेकिन कर नहीं पाए। और उसके एक नहीं, टोटल 5 रीजंस हैं। सबसे पहला, दी माइंडसेट। माइंडसेट बनता है इन 3 E's से: एनवायरमेंट, एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। और इंडिया में 2 तरह के लोग हैं, अमीर और गरीब। मिडिल क्लास जैसा कुछ नहीं होता। गरीब चाहता है कि वो कैसे भी करके बस पैसा लेके आ जाए। उसके चक्कर में वो अपना सारा टाइम और एफर्ट सिर्फ नंबर लाने के चक्कर में लगा देता है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम का काम एम्प्लॉयज जनरेट करना है। वहां पर एक्सपीरियंस और एक्सपोजर, इन दोनों का कोई काम नहीं, तो ये दोनों नहीं दिए जाते। वहीं पर अगर मैं अमीरों के बच्चों की बात करूं, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत लाड प्यार वाला होता है। एक्सपीरियंस के नाम पर उन्हें बस ये पता होता है कि कहां पर किस किस टाइप के मजे लिए जा सकते हैं। और एक्सपोजर तो रहने दो, उसके बारे में कुछ बोल दिया तो विवाद हो जाएगा। इसी माइंडसेट के चलते मैं खुद ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जो अपने घर वालों से पैसे लेकर एक स्टार्टअप चालू करते हैं, बिजनेस बनाने के लिए नहीं, अपनी टिंडर प्रोफाइल पर CEO या फाउंडर लिखने के लिए। इसके अलावा कॉपीकैट मेंटालिटी, रिस्क ना ले पाना, लालच दिखाना, मतलब जिसके पास एग्जीक्यूशन स्किल है, वो एक कंपनी चालू करके या तो उसका IPO कर देता है या फिर उसे एक बड़ी कंपनी को सेल कर देता है। फेलियर का डर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको एक इंडियन फाउंडर के अंदर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और ये सब आती कहां से है? इन 3 E's से। यहां पर एक बार फेल हो जाओ, दुनिया आ जाती है गाली देने के, भाई मना करा था मत कर। बहुत सारे लोग ट्राई कर चुके हैं, तू क्या नया करेगा। वहीं पर सिलिकॉन वैली में अगर आप फेल होते हो तो उसको एज अ बैज ऑफ ऑनर की तरह ट्रीट किया जाता है। Starting up a company and even having failed, you can wear it like a badge of honor. अब हाँ, इस फिलॉसफी के अंदर बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन ऐसे ही रिस्क लेके ऐसी कंपनीज बनती हैं। अब ऑब्वियसली हमारे वाले सारे के सारे तो गंदे नहीं हैं। कुछ लोगों के पास सही माइंडसेट और सही स्किल सेट भी है, लेकिन ऐसे लोगों को छोटे लेवल पर ही गवर्नमेंट पॉलिसीज और रूल्स मार देती है। इन्हीं पॉलिसीज के चलते इंडिया में कहावत बन गई है कि बिजनेस करना इनोवेशन करना नहीं, सरवाइव करना है। किसी को 50 लाख रुपए के टर्नओवर पर 8 लाख रुपए की कंप्लायंस फीस देनी पड़ रही है। 2010 में एप्पल को चाइना में आईफोन बनाने की फैक्ट्री डालनी थी। 3 हफ्ते के अंदर उनको अप्रूवल मिल गया था। यहाँ पर एक छोटी बिजनेस ओनर छोटे से कॉपीराइट इशू को लेकर 2022 से आज तक कोर्ट में लड़ रही है। PLI स्कीम के अंदर टोटल $23 बिलियन यूज होने थे। 5 साल हो चुके हैं, अभी तक $1.8 बिलियन ही यूज हुए हैं। और वो भी कैसे? बिजनेस ओनर्स को अपनी सब्सिडी के लिए रोना पड़ता है। लैक ऑफ स्किल तो चलो एक इशू है, लेकिन ये पॉलिसीज और इन झंझटों के चक्कर में पिछले 7 सालों में 18 लाख बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। अरे यहाँ तो एक आटा चक्की खोलने के लिए लोगों को 16 सर्टिफिकेट लेने पड़ रहे हैं। तो जब एक जनरेशन इतनी सारी प्रॉब्लम्स को झेल रही है, तो आपको क्या लगता है वो अपनी नई जनरेशन को ये बोलेगी कि भाई इंडिया में जाके धंधा करो? और जिनके पास स्किल, माइंडसेट सब कुछ है, वो ये सोचेगा कि इन पॉलिसीज से अच्छा मैं बाहर चला जाता हूँ, वहां पर जाकर कुछ बना लूंगा। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो जितनी भी ये पॉलिसीज हैं,
ये ज्यादातर टारगेट कर रही हैं उन बिजनेसेस को जहां पर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है या कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है। सर्विसेज में भी दिक्कत है लेकिन इतनी नहीं है, इसीलिए टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल जैसी कंपनीज बहुत बड़ा नाम बन चुकी हैं। अब सरकार ने कुछ भी प्रोड्यूस करने वालों को लेकर इतनी सारी दिक्कतें क्यों बना रखी हैं, उसके ऊपर मेरे पास एक गाली खाने वाला ओपिनियन है जो कि मैं दूंगा। मेरा चैनल मेरी मर्जी। तो बात कुछ ऐसी है, ऑन अ वेरी जनरल बेसिस एक गरीब इंसान कुछ भी करके उधार लेकर 4 लोगों को इकट्ठा करके एक ऐसी कंपनी बना सकता है जो कुछ मैन्युफैक्चर कर रही हो। उस गरीब और कम पढ़े लिखे इंसान के लिए कुछ सर्विस देने वाली कंपनी बना पाना बहुत मुश्किल है। ये बात मानते हो कि नहीं? अब ये मानते हो तो ये भी मानना पड़ेगा कि इंडिया में मेजोरिटी जनता गरीब ही है। तो 1950 से लेकर अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट आई है उनमें से कोई भी नहीं चाहता कि इंडिया में जो सबसे नीचे लेवल की जनता है वो इंडिपेंडेंट हो सके। क्योंकि मान लो एक छोटे लेवल पर 10 लोगों ने एक कंपनी चालू करी तो यहाँ पर सिर्फ वो 10 लोग इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, उसके आसपास के 1000 और लोग भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जो कोई भी सरकार नहीं चाहती। क्योंकि एक बार अगर ये सारे लोग इंडिपेंडेंट हो गए तो ये लोग अपनी टर्म्स पे सरकार चुनने लग जाएंगे, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती। वो सबको ऐसे ही अपने ऊपर डिपेंडेंट रखना चाहते हैं ताकि जब उन्हें भीख दी जाए तब उनसे वोट लिए जा सके, चाहे फ्री का पानी हो, बिजली हो, गैस हो या फिर दारू। चाइना और इंडिया को अगर हम कंपेयर करें तो पहले चाइना थोड़ा सा हमसे आगे था, लेकिन 1980s आते आते ये दोनों बराबर हो गए। और 1987 में चाइना का अगर एक इंसान 350 रुपए कमा रहा था तो इंडिया का एक इंसान 365 रुपए कमा रहा था। लेकिन फिर चाइना ने एक विजन देखा और उस पर काम करना शुरू करा, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ऐसा कैसे हुआ? 1978 के अंदर जब चाइना टैक्सेस, रूल्स, रेगुलेशन, रेगुलरिटीज, पॉलिसीज इन सबको कम करने में लगा हुआ था, वहीं पर इंडिया में अगर एक नॉर्मल इंसान को बेसिक सा टेलीफोन कनेक्शन चाहिए था तो उसके लिए 5 साल तक वेट करना पड़ता था। आज भी इंडिया की जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो सब इसी बेसिस पर बनी है कि आपको अमीर बनने नहीं देंगे और भूखा मरने नहीं देंगे। तो ये मेरा ओपिनियन था कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी मैन्युफैक्चर करने वाले लोगों के लिए ज्यादा दिक्कतें पैदा करती है ताकि नीचे लेवल का इंसान उठ ना पाए। वैसे नीचे वाले लोगों से याद आया, चाइना को कैसे भूल सकते हैं? चाइना का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, एंड मैन्युफैक्चरिंग इज सुपर हार्ड एंड अंडररेटेड। ये मैं नहीं कह रहा, इलॉन मस्क का कहना है। Manufacturing is underrated and design is overrated. अब वैसे कहने को तो इंडिया चाइना के बाद दूसरा नंबर पर आता है। हम अपने फोन वगैरह के ऊपर मेड इन इंडिया देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन एक बार इसकी सच्चाई सुन लो। ये एक नॉर्मल फोन है, इसकी ये रिबन, डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर, इन सब को कंबाइन करके इसमें टोटल 700 कंपोनेंट है। और आपको पता है इन 700 में से इंडिया में कितने बनते हैं? सिर्फ 40। और उनको भी ये कंपनीज अपने फोन में यूज करती हैं। मेन स्ट्रीम जितने भी ब्रांड्स हैं उनमें से कोई भी अपने 10,000 वाले फोन के अंदर भी इन 40 में से कोई भी कंपोनेंट यूज नहीं करता। इवन जो नॉर्मल फोन को सील करने वाली विदाउट आईपी रेटिंग वाली ग्लू भी होती है, वो भी चाइना से इंपोर्ट होके आती है। So I just found out that glue, the particular glue, is still coming from China. तो कमी कहाँ है? कुछ प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है? नहीं। किसी भी देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए ये 4 चीजें चाहिए: पॉपुलेशन, लैंड, सी एक्सिस और स्किल। पॉपुलेशन कुछ कहना ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा है। लैंड की भी कोई कमी नहीं है। सी एक्सिस इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हब बनते हो तो आप सिर्फ इंडिया के लिए तो बनाओगे नहीं, दुनिया भर के लिए बनाओगे। तो उनको उनका बना हुआ सामान भेजने का सबसे अच्छा तरीका समंदर ही है। और स्किल की सबसे अच्छी बात यह है कि वो कभी भी सीखी जा सकती है। तो अगर इंडिया की गवर्नमेंट अपनी पार्टीज को छोड़कर इंडिया के ऊपर फोकस करने पे लग जाए तो मैं ये बिल्कुल मान सकता हूं कि हम चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं। ये आज नहीं होगा, आज से 100 साल बाद हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। अब ये पार्टीज अपनी पॉलिटिक्स करना छोड़ेंगी या नहीं, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। नेक्स्ट रीजन पर आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझने से पहले एक बार नंबर्स देख लेते हैं। चाइना अपने जीडीपी का 2.5%, यूएस 3.5% और इजराइल 5.71% पैसा R&D के अंदर लगाता है, और इंडिया 0.64%। एक तो जीडीपी कम, उसके ऊपर से परसेंटेज भी कम। अब इंडिया R&D में पीछे क्यों है, उसका भी दोष कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जाता है। अब देखो, गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि वो R&D के ऊपर पैसा लगाए। गवर्नमेंट का काम है देश चलाना, अपने देश के अंदर हो रहे बिजनेसेस को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करना, ताकि जब वो बिजनेस पैसा कमाए तो वो और एक्सपेंड करने के लिए, ग्लोबल जाने के लिए R&D करे। तो मतलब किसी भी देश में जब R&D में मैक्सिमम पैसा लगेगा वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से लगेगा, तब जाकर वो ग्रो करेगा। चाइना को देख लो, जितना टोटल R&D में पैसा खर्च होता है उसमें से 77% प्राइवेट सेक्टर देता है। यूएस के अंदर 75%, इंडिया में केवल 36.4% प्राइवेट प्लेयर्स ही
R&D के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, मतलब मैक्सिमम पैसा अभी भी गवर्नमेंट ही खर्च कर रही है। प्राइवेट वाले अपना पैसा 10 मिनट के अंदर खाना और 5 मिनट के अंदर सिगरेट डिलीवर करने में लगा रहे हैं। अब R&D में अगर पैसा नहीं है तो उसका एक बार इम्पैक्ट भी देख लो। चाइना के अंदर हर 10 लाख लोगों में 1849 रिसर्चर्स हैं, यूएस में 4245, जापान जिसको अभी अभी इंडिया ने पीछे छोड़ा है उसके अंदर 5304 और इंडिया में हर 10 लाख में से केवल 255 ही रिसर्चर है। और ये मैं पीएचडी करके डिग्री लेने वालों की बात नहीं कर रहा, एक्चुअल रिसर्चर्स की बात कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि यार ठीक है, नहीं है हमारे पास R&D के लिए पैसा, नहीं है हमारे पास R&D के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सो व्हाट, R&D का एक्चुअल फायदा है क्या, वो तो बताओ। तो फायदे सुन लो। पहला, 1950 में अपनी जीडीपी को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो इंडस्ट्रीज जितना कंट्रीब्यूट कर रही थी लगभग उतना ही वो आज भी कर रही हैं। अगर हमारे देश में R&D हो रही होती, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती उतने लेवल पर, तो शायद ये नंबर बहुत ज़्यादा होता और जो हम 4th पोजीशन पर आ जाए हैं शायद 10 साल पहले आ चुके होते। दूसरा, R&D नहीं होगी तो कोई पेटेंट नहीं होगा, पेटेंट नहीं तो हम किसी को ये यकीन नहीं दिला पाएंगे कि भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी और स्किल है। और जब हमारे पास टेक्नोलॉजी और स्किल नहीं होगी तो कोई भी बाहर का आके हमारे ऊपर पैसा क्यों डालेगा। चाइना का मेन डेवलपमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से ही हुआ है। तीसरा, R&D होने पे तुम्हारे पास खुद की टेक्नोलॉजी होगी, तुम्हें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो तुम पे इतना टैरिफ लगा देंगे, उतना टैरिफ लगा देंगे। नहीं, तुम अपनी टर्म्स पे लोगों से डील कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो तुम्हें वही करना पड़ता है जो सामने वाला बोलता है। इसके बाद सबसे बड़ा फायदा, OpenAI, गूगल, मेटा, ये सब मिलाकर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने AI के अंदर। चाइना के एक रिसर्च सेंटर ने DeepSeek बना दिया, जिसे ट्रेन करने के लिए उसने केवल 5.6 मिलियन डॉलर्स का यूज करा। कहां बिलियन, कहां मिलियन। 1 बिलियन के अंदर 1000 मिलियन होते हैं। सोचो, सिर्फ R&D के दम पे चाइना ने कितना रिसोर्स और कितना पैसा बचाया। अब वो यही रिसोर्स और पैसा कहीं और यूज कर सकता है। अब AI की बात उठी गई है तो इंडिया का हाल AI के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी देख लेते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाले R&D डिपार्टमेंट को फिक्स करने में तो जनरेशन जाने वाली है। एटलीस्ट AI ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी गाड़ी अभी अभी छूटी है तो हम कैचअप कर सकते हैं। और यहाँ पर जितना मैंने सोचा था हाल उतना बुरा नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि बाकियों का हमसे भी बुरा है। 2013 से 2024 तक यूएस ने टोटल 471 बिलियन डॉलर्स AI के अंदर लगाए, चाइना ने 119 बिलियन और इंडिया ने सिर्फ 11 बिलियन डॉलर्स लगाए अपने AI को डेवलप करने में। उसके बाद भी हम लोग 7th पोजीशन पर हैं ना, कोई भी थाला फॉर अ रीजन नहीं बोलेगा। इसके बाद 2024 में गवर्नमेंट ने अभी 1.24 बिलियन डॉलर्स और रखे हैं कि अगले 5 साल तक हम इसका यूज करेंगे। दिक्कत बस इतनी सी है कि यूएस ने सेम काम करने के लिए 500 बिलियन डॉलर रख रखे हैं। इंडिया अगर अपने AI को हर साल 40% से ग्रो करता है तब जाकर 2030 में वो ग्लोबल मार्केट का 5% ले पाएगा। अभी इंडिया केवल 1.4% कंट्रीब्यूट करता है। तो अब इन सब का कंक्लूजन बस यही निकलता है कि भाई गाड़ी तो हमारी देखो AI वाली भी छूट ही गई है। अब खुश होना हो तो हो जाओ कि हमारे जितने भी टॉप कंपनीज हैं उन सबके CEO इंडियंस हैं, हो जाओ खुश। तब तक मैं अपने लास्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, विच इज कंज्यूमर बिहेवियर। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट के साथ साथ एक एस्पिरेशनल मार्केट भी है। यहाँ पर गांव वालों को वो ब्रांड यूज करना है जो कस्बे वाले यूज कर रहे हैं, कस्बे वालों को वो यूज करना है जो शहरों में यूज हो रहा है, शहर वालों को वो ब्रांड यूज करना है जो मेट्रो बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर यूज हो रहा है, और बड़ी बड़ी सिटीज में रहने वाले लोगों को इंटरनेशनल ब्रांड चाहिए। तो इंडिया का कंज्यूमर अभी वैल्यू मार्केट के लिए रेडी नहीं है, जहां पर उसको कोई भी ब्रांड अगर वैल्यू दे तो वो उसे कंज्यूम करे। अभी इंडिया का कंज्यूमर अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सामान खरीदता है। 50 लाख की फॉर्च्यूनर वो अपने कंफर्ट या फीचर्स को देख के नहीं खरीदता, वो ये देखता है कि सामने वाला मुझे कितनी इज्जत देगा। 60,000 की सैलरी वाला 1 लाख रुपए का आईफोन सिर्फ इसलिए लेता है कि सामने वाला उसकी तारीफ कर दे। और आज तक कोई भी इंडियन ब्रांड किसी भी इंडियन को ये वाली इज्जत नहीं दिला पाया है, इसीलिए इंडिया का कोई टेक ब्रांड इतना इवॉल्व नहीं हो पाया। अब दिक्कत इससे नहीं है कि कोई ये ब्रांड वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाया, दिक्कत ये है कि हमें धोखे बहुत मिल चुके हैं। पहले तो जब माइक्रोमैक्स को पता चला कि कॉपी पेस्ट करके अब धंधा नहीं चलेगा तो उन्होंने धंधा ही बंद कर दिया। उसके बाद जब इंडिया चाइना के अंदर टेंशन बढ़ी तो ये चीनी कम पे नाम पे ये टट्टी ले आए। इस बार जो कुछ भी करूंगा सिर्फ इंडिया के। और अभी 6 महीने पहले एक नया टंटना लेके आए थे, इंडिया का पहला सब्सक्रिप्शन बेस्ड टीवी। अब इसके ऊपर वैसे तो बहुत बड़े बड़े नाम थे, लेकिन क्लियर विजन ना हो पाने की वजह से ये भी बंद हो गया। तो जब ऑलरेडी हमें इतने सारे धोखे मिल चुके हैं तो कैसे ही कोई नए ब्रांड पर भरोसा कर ले। एक और धोखा अभी हमारा इंतजार कर रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन ये जो माधव सेठ का AI प्लस फोन है, मुझे ये टोटल अपॉर्चुनिटी वाला गेम लग रहा है, जैसे माइक्रोमैक्स ने चीनी कम वाला गेम खेला था। अभी हर जगह AI चल रहा है तो AI के नाम से ही फोन ला दो,
6 महीने बाद बंद करके चले जाएंगे, हमारा तो प्रॉफिट हो गया, तुम जाओ ऐसी तैसी में। तो जब ऐसे हमारे एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी हो रखे हैं तो हम कैसे एक नए ब्रांड पर भरोसा करें, और जब भरोसा नहीं करेंगे तो कोई ब्रांड कैसे बनेगा, जब वो ब्रांड नहीं बनेगा तो वो इंटरनेशनल कैसे जाएगा, इंटरनेशनल नहीं जाएगा तो मेरी बात वही फिर से आ जाती है कि दुनिया में कोई भी इंडियन टेक ब्रांड ऐसा क्यों नहीं है जिसको मैं कहीं भी जाकर उसका नाम लूँ और सामने वाला बंदा पहचान जाए कि हाँ हमने इस ब्रांड का नाम सुन रखा है। बाकी तुम बताओ, अगर माधव सेठ का फ़ोन 50,000 रुपये में लॉन्च होता है और सच में अच्छा होता है तो तुम क्या वो लोगे या फिर आईफोन? नीचे कमेंट करके बताना। बाकी लैपटॉप अगर लेना है तो यहाँ पहुँचो, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ।